हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉमर्स सलाम। मैं हूं दीपेश सर। आज हम स्टार्ट करने वाले पार्टनरशिप अकाउंटिंग और काफ़ी स्टूडेंट्स की डिमांड थी सर कंपनी अकाउंट्स के साथ साथ पार्टनरशिप अकाउंट भी स्टार्ट कराओ, क्योंकि कुछ बच्चे कंपनी अकाउंट्स पढ़ रहे हैं बट काफ़ी ज़्यादा बच्चों की मुझे जो डिमांड आ रही थी वो लोग पार्टनरशिप अकाउंटिंग कर रहे। तो पार्टनरशिप में उनको बहुत तकलीफ हो रही है, कुछ कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहे थे, तो मैंने इसीलिए कंपनी अकाउंट्स के साथ साथ आप लोगों के लिए पार्टनरशिप अकाउंटिंग के वीडियो भी पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। तो अब हम लोग आज से दोनों वीडियो देखेंगे, कंपनी अकाउंट भी और पार्टनरशिप अकाउंट भी। तो जो लोग कंपनी अकाउंट पढ़ रहे हैं वो कंपनी अकाउंट के वीडियो को फॉलो करना, और जो लोग पार्टनरशिप अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं वो पार्टनरशिप अकाउंट के वीडियो को फॉलो करना। मैं साइमल्टेनियसली दोनों वीडियो पोस्ट करूंगा ताकि जिन लोगों को जो वीडियो चाहिए वो उनको मिलती रहे। तो इसीलिए आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और बेल आइकन प्रेस करना है, और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक जरूर करना। और अगर कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताना, या फिर मैंने आप लोगों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाए हुए हैं, तो इसमें आपको दिख रहा होगा टेलीग्राम भी है, व्हाट्सएप भी है और साथ साथ इंस्टाग्राम भी है। तो आप कहीं भी मुझे व्हाट्सएप करके या इंस्टाग्राम करके या मुझे टेलीग्राम पे बता सकते हैं आपका डाउट, तो वो मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व कर दूंगा। तो चलो गाइस, हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं हूं दीपेश सर और हम लोग आज स्टार्ट करने वाले पार्टनरशिप अकाउंटिंग। देखो गाइस, पार्टनरशिप अकाउंटिंग में तुम्हारे लिए 5 चैप्टर है। अब ये ऐसा समझो कि ये एक तुम्हारा ऐसा पार्ट होने वाला है जो प्योर अभी पार्टनरशिप पे ध्यान दे रहे हैं, जो प्योर अभी पार्टनरशिप पे ध्यान दे रहे हैं उनको मैं बता दूं कि तुम अपने अकाउंट्स के 12th बोर्ड में जब जाओगे तो उसका एक सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट तुम पढ़ने वाले हो, वो तुम स्टार्ट कर रहे हो आज से। तो यहाँ पर तुम्हें 5 चैप्टर पढ़ने, 5 डिटेल्ड चैप्टर है। 2 उसमें से मुझे पता है बहुत छोटे चैप्टर, लेकिन जो 3 चैप्टर है वो बहुत बड़े चैप्टर है। तो बेसिकली मैं तुमको बोलूंगा अच्छे से पढ़ना ताकि तुम्हें एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर हो सके। सबसे पहला है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, सबसे पहला है फंडामेंटल, दूसरा है एडमिशन, तीसरा है रिटायरमेंट, एक है डिसोल्यूशन। तो ये तुम्हारे 4 चैप्टर है। लेकिन मुझे जो तब सबसे 3 इंपॉर्टेंट जो चैप्टर लगते हैं बड़े चैप्टर, वो है फंडामेंटल्स, एक है एडमिशन, एक है रिटायरमेंट। डिसोल्यूशन भी मुझे छोटा लगता है, और उसके बाद जो 2 छोटे एकदम छोटे चैप्टर है वो है गुडविल और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो तुम्हें सबसे पहले फंडामेंटल स्टार्ट करना है, उसके बाद हम पढ़ेंगे गुडविल, देन हम पढ़ेंगे एडमिशन, फिर रिटायरमेंट, फिर डिसोल्यूशन। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये 5 चैप्टर है। ये सिलेबस तुम्हारा प्योर 30 मार्क्स का तुम्हारे बोर्ड में आने वाला है। जो 80 मार्क्स का पेपर है उसमें से 30 मार्क्स का प्योर पार्टनरशिप पूछा जाएगा। तो इसीलिए ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ाई करो। पार्टनरशिप अकाउंटिंग बहुत डिटेल्ड है तुम्हारे सिलेबस में। जो सीबीएसई पढ़ रहे हैं उनको मैं बता दूं, पार्टनरशिप अकाउंटिंग बहुत अच्छे से पढ़ के जाना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर तुम अपने पेपर में अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हो तो भैया पार्टनरशिप अच्छे से पढ़ो, उसके बाद कंपनी अकाउंट पे ध्यान देना। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे तुम्हारे लिए उतना पार्टनरशिप अकाउंटिंग बेनिफिशियल रहेगा। एक बात और याद रखो कि ये जो चैप्टर है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर एंड रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, ये मैंने तुम्हारे लिए देखो स्टार मार्क करके रखा हुआ है ताकि तुम्हें ये चीज मैं बता सकूं कि देखो तुम्हें क्या करना है। एडमिशन और रिटायरमेंट इतना स्ट्रॉन्ग तरीके से करना है। क्या तुम सबसे पहले जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे, अगर तुम अपने पेपर को ए जो सेक्शन होता है उससे रिवर्स करते हो तो तुम्हें पहला क्वेश्चन जो मिलेगा वो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर या रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर मिलेगा। तो तुम्हें वो बहुत अच्छे से करना है। तुम्हें ये चीज बचपन से सुनी होगी, फर्स्ट इंप्रेशन इज अ लास्ट इंप्रेशन। तो तुम पहला इंप्रेशन पेपर चेक करने वाले पे अगर अच्छा क्रिएट करोगे तो तुम्हारा पेपर वो अच्छे से चेक करेगा, हाँ इस बंदे को आता है। तुम्हारे पहले ही क्वेश्चन में अगर बहुत काट पीट रहेगी तो उसको भी इच्छा नहीं होगी तुम्हें मार्क्स देने की, या फिर उसका मन नहीं होगा कि इसका पेपर चेक करूं, वो सोचेगा कब इसका पेपर खत्म हो, बस मुझे इसके पेपर को या तो क्रॉस करना है या तो राइट करना है, बस का पेपर मुझे खत्म करना है। तो तुम अपने पेपर को इतना गंदा मत बनाओ कि जो चेक करने वाले हैं
वो टीचर को ऐसा लगे कि यार मुझे इसका पेपर खत्म करना है, तो तुम्हें अपना पेपर खत्म नहीं करवाना है, तुम्हें उसे ये लगना चाहिए कि इस बंदे का पेपर कितना अच्छा है, मैं और इसका पेपर कितना अच्छे से चेक कर सकूं, ताकि इसे ज्यादा से ज्यादा मार्क मैं दे सकूं। ओके गाइस, तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। देखो होता क्या है कि दो या दो से ज्यादा लोग जब भी कभी बिजनेस करने का सोचते हैं, तुमने 11th में फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा है, उसमें तुमने पढ़ा है सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप फॉर्म, जॉइंट स्टॉक कंपनी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और कोऑपरेटिव सोसाइटी। तुमने 5 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा है। सोल प्रोप्राइटरशिप तुम्हें पता है क्या होती है, वैसे तुम्हें पांचों पता है थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड बाकी तीनों जो तुम्हें सब कुछ पता है। हमें यहाँ पर पढ़ना है पार्टनरशिप फर्म की जो अकाउंटिंग होती है, जो पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग है वो हमें यहाँ पर पढ़ना है। क्या होता है देखो, जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर सोचते हैं कि हम बिजनेस करें, दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर सोचते हैं कि हम बिजनेस करें, उस केस में यहाँ पर पार्टनरशिप स्टार्ट होती है। चाहो तो तुम कंपनी फॉर्म में भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अगर तुम्हारा एम है कि मुझे प्रॉफिट नहीं कमाना है, हमारी जो फर्म है उसको प्रॉफिट नहीं कमाना है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी ओपन करना पड़ेगा। या फिर तुम्हारा अगर फैमिली बिजनेस है, हिंदू बिजनेस फैमिली बिजनेस है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जाना पड़ेगा। लेकिन दो फ्रेंड्स और कोई भाई बहन हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, सन डॉटर हो सकते हैं, ऐसा कुछ भी हो सकता है, तो वहां पर लोग पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं। अपने डैड के साथ, अपनी मॉम के साथ, लोग अपनी वाइफ के साथ, अपने किसी रिलेटिव के साथ, अपने फ्रेंड के साथ। ये काफी देखा गया है कि लोग पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं। हाँ, ऐसा होता है कि कई लोग पार्टनरशिप बिजनेस को बहुत अच्छे से चलाते हैं और कई पार्टनरशिप बिजनेस बंद भी हो जाते हैं फॉर अ डिस्प्यूट। हाँ, तो ये बात होती है। देखो बिजनेस तो तुम जैसा करोगे वैसा तुम्हारा बिजनेस चलेगा। तुम अगर बिजनेस में डिस्प्यूट करोगे तो नेचुरली तुम्हारा बिजनेस खराब होगा। लेकिन अगर बिजनेस को तुम डिस्प्यूट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, उसे चाहोगे कि कैसे हम इस बिजनेस को ग्रो करें और इस बिजनेस को कितना बढ़ाएं, तो तुम्हारा बिजनेस उतना ग्रो करेगा। फिर तुम पार्टनरशिप फर्म में करो या कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस करो, कंपनी रजिस्ट्रेशन करवा के बिजनेस करो, या फिर वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वाला बिजनेस करो। तो भैया तुम बिजनेस कैसा करते हो उस पर डिपेंड करता है। अब बात आती है कि फंडामेंटल्स में क्या है। मैं तुम्हें एक समराइज बताता हूं कि फंडामेंटल्स में तुम्हें करना क्या है। देखो, पार्टनरशिप जब कोई स्टार्ट करता है तो वहां पर पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है। मैं तुम्हें एकदम स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। सपोज तुम और तुम्हारा फ्रेंड दो लोग मिलके आए और सोचा कि हमें बिजनेस करना है पार्टनरशिप फॉर्म में। हमें क्या हमें करना है पार्टनरशिप फॉर्म में, जो भी प्रॉफिट होगा हम दोनों बांट लेंगे आपस में। तो तुम्हें करना क्या है कि सपोज यू आर अकाउंटेंट ऑफ दिस फर्म, यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और अकाउंटेंट, आप इनकी अकाउंटिंग देखते हो, आप इनकी पूरी अकाउंटिंग देखते हो। तो ये जो दोनों लोग हैं ये बिजनेस कर रहे हैं और आप इनकी अकाउंटिंग देख रहे हो। सपोज मैं और मेरा फ्रेंड बिजनेस कर रहा हूँ, आप मेरी अकाउंटिंग देख रहे हो। एग्जाम्पल को अब अच्छे से समझना, मैं और मेरा फ्रेंड बिजनेस कर रहे हो और आप मेरी अकाउंटिंग संभाल रहे हो। हम लोगों का काम है सेल करना, परचेज करना, बैंकिंग देखना, सारा काम हम लोग देखते हैं। आप क्या करते हो, मेरी और मेरे फ्रेंड की अकाउंटिंग देखते हो। ओके गाइस, अब पूरा फाइनेंशियल ईयर हो गया, पूरा फाइनेंशियल ईयर हो गया। अब तुम्हें क्या करना है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने हैं। तो ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो हमने साल भर प्रॉफिट कमाया, जो हमने काम करके जो पैसा कमाया, ये प्रॉफिट मुझे और मेरे फ्रेंड को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तुम्हारा काम क्या है, तुम मुझे और मेरे फ्रेंड को ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो अब इसमें सिर्फ प्रॉफिट नहीं आता है, यहाँ पर काफी सारे रेम्यूनरेशन आ जाते हैं, यहाँ पर काफी सारे रेम्यूनरेशन आ जाते हैं, तो उसको तुम्हें मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसको बोलते हैं फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का एक पार्ट है ये पूरा फंडामेंटल्स चैप्टर नहीं है। फंडामेंटल्स में 3 पार्ट है। एक है बेसिक, जो तुम्हारा प्रिपरेशन ऑफ पीएनएल एप्रोप्रिएशन, दूसरा तुम्हें पढ़ना है गारंटी ऑफ प्रॉफिट, तीसरा पढ़ना है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो अभी मैं तुमसे सिर्फ पहला वाला पार्ट डिस्कस कर रहा हूँ, इसलिए मैंने बाकी दोनों जो पार्ट है उनका मैंने यहाँ पर कुछ जिक्र नहीं किया है, कुछ लिख के तुम्हें यहाँ पर नहीं दिया है मैंने। ओके गाइस, सो अब
हम लोग पहले देखते हैं पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है। उससे पहले हम लोग एक काम करते हैं, फीचर देखते हैं। तुम पहले फीचर देखो, तो फीचर से तुम्हें बहुत इजीली समझ में आएगा कि पार्टनरशिप के जो डेफिनेशन है वो कैसी बनी है। देखो, 2 और मोर पर्सन्स, ये तुम्हें पता है। हाँ, एक बात देखो, मिनिमम तो तुम्हें समझ में आ गया कि 2 पर्सन होने चाहिए, लेकिन मैक्सिमम कितने होने चाहिए? तो तुम्हारे जो मैक्सिमम पर्सन है वो होने चाहिए 50, 50 मैक्सिमम हो सकता है। अगर 51 पर्सन होते हैं तो फिर वो पार्टनरशिप फर्म नहीं रह जाएगी, उसे तुम्हें कंपनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 2 और मोर पर्सन मैक्सिमम टू द 50%। ये कहाँ लिखा है? ये लिखा है कंपनीज एक्ट 2013 में। बैंकिंग और नॉन बैंकिंग दोनों में 50 की लिमिट है। एग्रीमेंट, भैया देखो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है कि जब भी तुम पार्टनरशिप स्टार्ट कर रहे हो, सपोज मैं और मेरा फ्रेंड पार्टनरशिप कर रहे थे, तुमने हमें पूरा गाइड किया कि क्या पार्टनरशिप कैसे स्टार्ट करती है। हमें कुछ भी नॉलेज नहीं है, हमें पता है बिजनेस कैसे करना, और तुम्हें पता है कि ये फॉर्म को रजिस्टर कैसे किया जाए, इनके वो जो डीड है वो कैसे बनाई जाए। तो अब हम तुम्हारे पास आए सर्विस लेने, तुमने हमें बताया कि आप लोगों को एक डीड बनानी पड़ेगी, बट मैं और मेरा जो फ्रेंड है, हम दोनों में बहुत पक्की दोस्ती है, ऐसी वाली पक्की दोस्ती है हम दोनों में। तो हम दोनों ने बोला नहीं नहीं, हमको एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है, हम तो दोनों बहुत पक्के दोस्त है भैया। तो अब मेरा जो प्रॉफिट है वो मेरे को देना, इसका जो प्रॉफिट है इसको देना, हमारे बीच में कोई झगड़ा नहीं होगा। हम दोनों ने आज तो ये बात कर ली, लेकिन जब पैसा आएगा हमारे बीच में तो हमारे रिलेशन ऑटोमेटिकली खराब हो जाएंगे। वो मुझे बोलेगा आप काम नहीं करते, मैं उसे बोलूंगा आप काम नहीं करते, तो यहाँ पर आ जाएगा डिस्प्यूट। तो इसीलिए जो एग्रीमेंट है वो हमेशा रिटर्न एग्रीमेंट बनवाया जाता है। बट कई केसेस में पार्टनर्स बोलते हैं कि नहीं, हमें ओरल एग्रीमेंट भी चलेगा। तो एग्रीमेंट देखो कौन सा होता है। पार्टनरशिप कम्स टू एन एग्जिस्टेंस बाय एन एग्रीमेंट आइदर रिटन और ओरल among the partners. The written agreement among the partners called as partnership deed. जो रिटर्न एग्रीमेंट बना, जो रिटर्न एग्रीमेंट बनेगा उसको बोलेंगे पार्टनरशिप डीड। एग्जिस्टेंस ऑफ द बिजनेस ऑफ एंड प्रॉफिट मोटिव। तो बिजनेस का मेन मोटिव क्या हो जाता है? प्रॉफिट कमाना। तुम भैया कोई संस्था खोल के नहीं बैठे हो, तुम किसी की सेवा करने नहीं बैठे हो। हम आज अगर पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं तो हम पैसा कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए बैठे हैं। तो दुनिया में गलत क्या है? पैसा कमाना। हम पैसा कमाने बैठे हैं। ओके गाइस, सो प्रॉफिट मोटिव हमारा एक मेन एम रहेगा। और दूसरा, हम जो बिजनेस करेंगे उसको तुम क्या बोलोगे? ये फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप में हम लोग बिजनेस कर रहे हैं। अब पार्टनरशिप कैन बी फॉर्म फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग ऑन लीगल बिजनेस। हाँ, कोई चोरी, डकैती, लूटपाट, ऐसा कोई पार्टनरशिप नहीं करना है। विद इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, अ जॉइंट ओनर्स ऑफ सम प्रॉपर्टी बाय इटसेल्फ कैन नॉट बी कॉल्ड एज कैन नॉट बी कॉल्ड अ पार्टनरशिप। ओके, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। तो पार्टनर जो पैसा आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसको तुम बोलोगे शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। ये सैलरी, कमीशन, मैं तुम्हें आगे बताऊंगा क्या क्या होता है। तो बेसिकली तुम अभी पहले से इतना समझो कि पैसा जो डिस्ट्रीब्यूट करोगे उसको बोलोगे तुम प्रॉफिट शेयर करना। business business carried out on business carried on by all or any one of them acting for all। इसका मैं तुम्हें मीनिंग बताता हूँ। सपोज मैं और मेरा फ्रेंड जो बिजनेस कर रहे हैं, तो मेरा फ्रेंड किसी काम से आउट ऑफ स्टेशन गया हुआ है फॉर द पर्पज ऑफ पर्सनल, वो किसी पर्सनल काम से घूमने गया हुआ है, शिमला मनाली घूम रहा है। मुझे आज एक डिसीजन लेना है, मुझे आज एक डिसीजन लेना है कि मुझे आज एक इंश्योरेंस क्लेम करवाना है जो बहुत अर्जेंट है। बस मुझे लगता है कि कहीं डिस्ट्रॉय कुछ हो गया, आग लग गई या कुछ एक्सीडेंट हो गया तो मेरे को तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है? इंश्योरेंस करवाना है। तो ये मैं कर सकता हूँ, मैं उस पार्टनर के बिहाफ में डिसीजन अभी फिलहाल ले सकता हूँ। तो ये होता है बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मैं उसके बिहाफ में भी आज डिसीजन ले सकता हूँ, आज मैं काम कर रहा हूँ। रिलेशनशिप of principal and agent, each partner is an agent as well as a partner of the firm। वो दोनों जो पार्टनर बिजनेस कर रहे हैं वो दोनों ही एजेंट है। each partner is an agent of the business as well as partner of the business। यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक था, as well as a partner of the firm। तो वो पार्टनर भी है और वो एजेंट भी है। तो वो जो चाहे, मतलब अपने आप को तो तुम्हें पार्टनर ही बोलना है। अभी तो तुम खुद को पार्टनर ही बोलोगे ना, जब तुम पार्टनरशिप फॉर्म में बिजनेस कर रहे हो। जैसे मैं पार्टनरशिप फॉर्म में बिजनेस कर रहा हूँ तो मैं तो खुद को पार्टनर ही बोलूंगा।
लेकिन आई एम ऑल्सो एन एजेंट ऑफ द बिजनेस. ओके, एन एजेंट बिकॉज he can bind the other partners by his act and principle, because he himself can be bound by act of the other partners. तो ये चीज को तुमको समझना है, जो वो एजेंट है वो बाकी सारे पार्टनर के बिहाफ में भी काम कर रहा है और वो लाइबल है अगर उसने कोई डिसीजन ले लिया है तो, बिकॉज ही हिमसेल्फ कैन बी बाउंड बाय एक्ट ऑफ द अदर पार्टनर्स. अब देखते हैं मीनिंग क्या होता है. मैंने तुम्हें यहाँ पर डेफिनेशन बोला था, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन्स who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all. तो यहाँ तुम देख लो पूरा टुकड़ा टुकड़ा करके वो उसके फीचर बनाए हुए हैं, तो इसलिए मैंने तुम्हें बोला था डेफिनेशन में बाद में देखेंगे. अब हम देख लेते हैं मीनिंग. द पार्टनरशिप डीड is a written agreement among the partners which contains the terms of agreement. It's called as article of partnership. तो article of partnership को मैंने तुमको बताया क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं ना, कि जो तुम एक रिटर्न अग्रीमेंट बना रहे हो दोनों पार्टनर के बीच में. अभी तो एकदम राम और भरत वाला प्यार है, लेकिन जब पैसा आएगा ना तो ये राम और भरत वाला प्यार एकदम नफरत में बदल जाएगा, राम और रावण बन जाएंगे, ऐसे झगड़ा होने लगता है बिल्कुल. तो इसीलिए हम पहले ही एक डीड बना लेते हैं, उसको हम बोलेंगे आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप या फिर तुम बोलोगे उसे पार्टनरशिप डीड. ओके गाइस, तो पार्टनरशिप डीड में लिखा क्या होता है, पहले बेसिकली समझ लो पार्टनरशिप डीड में लिखा क्या होता है. नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म एज वेल एज पार्टनर. मेरा नाम लिखा रहेगा, मेरे फ्रेंड का नाम लिखा रहेगा, मेरे घर का पता लिखा रहेगा, उसके घर का पता लिखा रहेगा. नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर हो गया, नाम भी लिखा है, एड्रेस भी लिखा है, और हमने कहाँ बिजनेस स्टार्ट किया है वो भी एड्रेस लिखा है. तो ये तो एकदम नॉर्मल है ना भैया, तो आधार कार्ड उठा के लिखा है तुमने. नेचर एंड प्लेस ऑफ द बिजनेस, तुम क्या बिजनेस कर रहे हो वो लिखा रहेगा. चोरी डकैती तो नहीं कर रहे हो, लूटपाट तो नहीं कर रहे हो, स्मगलिंग तो नहीं कर रहे हो. पार्टनरशिप में क्या कर रहे हो, कुछ प्रोडक्ट बेच रहे हो वो लिखा है उसमें. ड्यूरेशन, कितने ईयर के लिए बिजनेस करना है, तुम्हें 1 साल करना है, 2 साल करना है, या फिर तुमने ऐसे सोचा कि कोई कॉन्ट्रैक्ट करोगे, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा तुम्हारी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, तुम अपने घर वो अपने घर, भाग जाओगे दोनों अपने अपने घर, है ना. उसके बाद में कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय ईच पार्टनर, तुम कितना पैसा ला रहे हो, तुम्हारा फ्रेंड कितना पैसा ला रहा है. मेरे केस में मैं कितना पैसा ला रहा हूँ, मेरा फ्रेंड कितना पैसा ला रहा है. उसके बाद मुझे कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, मैंने 5 लाख इंट्रोड्यूस किया, मेरे फ्रेंड ने 2 लाख इंट्रोड्यूस किया. अब 1 साल बाद वो बोलता है नहीं भैया आईओसी मत लो ना, एक काम करो जो प्रॉफिट आया दोनों बांट लेते. क्यों, मैंने जो कैपिटल इंट्रोड्यूस किया वो कहाँ गया भाई, तुम मुझे उसका तो हिसाब दो. मेरा 3 लाख रुपए तुमने बिजनेस में एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस करवा दिया, एक्स्ट्रा पैसा डलवा दिया, उसका हिसाब कौन देगा, उसका हिसाब तुम तो नहीं दे रहे हो. तुम तो सिर्फ इतना बोल रहे हो कि नहीं ये काम करो ना प्रॉफिट बांट लेते हैं, तुम अपना ऐश देख रहे हो. मेरे जो 3 लाख थे वो तो तुमने खा गए, उसका तो ब्याज तुम खा गए पूरा. तो इसीलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन जो डीड में वो लिख देना पड़ता है. ड्रॉइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ड्रॉइंग कौन पार्टनर कितना कर सकता है ये भी लिखना जरूरी है. कभी पार्टनर का मन हुआ आज तो मैं 2 लाख रुपए घर लेके जाता हूँ, छोड़ना यार मुझे 2 लाख की जरूरत है मैं घर लेके जाता हूँ. दूसरा पार्टनर बोलेगा मुझे 5 लाख की जरूरत है मैं 5 लाख घर लेके चले जाता हूँ. ऐसा नहीं होता है ना, ड्रॉइंग्स लिखना पड़ता है कि आपकी लिमिट कितनी रहेगी. प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या रहेगा वो क्वेश्चन डीड में तुम लिख दो. प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है या फर्म पार्टनर को लोन देती है तो इंटरेस्ट ऑन लोन क्या रहेगा. पार्टनर को सैलरी मिलेगी ये लिखा रहेगा, पार्टनर की सैलरी क्या रहेगा, कमीशन क्या रहेगा वो लिखा रहेगा. मेथड और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑफ एसेट ये लिखा रहेगा. उसके बाद अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म, ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप, ये ड्यूरेशन तो मैं तुमको ऊपर भी बताया था. अकाउंटिंग पीरियड मतलब जनवरी टू दिसंबर फॉलो कर रही होगा, अप्रैल टू मार्च करोगे, जनरली अप्रैल टू मार्च ही किया जाता है. राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर वो लिखा रहेगा. तो मुझे तो नहीं लगता कि जनरल से कुछ अलग भी लिखा है इन्होंने, तो पूरा तो सब कुछ एकदम ऐसे रामायण से लिख दिया है. डिसीजन टेकन इफ सम पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट, तो क्या होगा उस केस में. ओपनिंग बैंक अकाउंट कौन पार्टनर उस पर साइन कर पाएगा, ऑथराइज कौन रहेगा, कितने पार्टनर की साइन एक टाइम पे चाहिए वो लिखा रहेगा. रूल्स टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एडमिशन एंड सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट, ये तो तुम्हें पूरा चैप्टर पढ़ना है तो तुम सिर्फ इसको एक लाइन में निपटा दो, रूल्स टू बी फॉलोड ब्ला ब्ला निपटा दो. उसके बाद तुम्हें वो तो पूरा चैप्टर है तो तुम आराम से पढ़ना उसे. रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ये भी तुम चैप्टर में पढ़ना, अभी तो बिल्कुल देखो भी मत उसको. मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ द फर्म्स अकाउंट्स, ये रिकॉर्डिंग कैसी रहेगी बस वो है. ऑडिटिंग कैसा होगा, कौन करेगा वो, अगर नाम लिखना है तो लिख दो अभी फिलहाल.
नहीं तो बस ऑडिटिंग बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसा लिखा रहेगा उसमें। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द पार्टनरशिप, तुम पार्टनरशिप कब स्टार्ट कर रहे हो। तो ये तो एकदम जनरल था, मुझे तो इसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं आया तुम्हें बताने में, बस एक बार तुम्हें पढ़ के बताना था इसलिए पढ़ के बता दिया। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं आया तुम्हें पढ़ के बताने में। मैं इंटरेस्टेड हूँ ये वाले पार्ट के लिए, मुझे ये वाला पार्ट बहुत पसंद है। ये देखो क्या होता है, ये तुम्हारे चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, मुझे तो बहुत पसंद है ये जब मैंने बॉक्स बनाया ना मुझे बहुत मजा आया। मतलब ये तुम्हारे लिए एक समरी मैंने बना दिया है। देखो, इफ पार्टनर्स आर नॉट प्रिपेयर्ड पार्टनरशिप डीड, अब क्या हुआ, अब मैंने बोला था मेरे और मेरे फ्रेंड के बीच में एकदम प्यार है, हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, तो पार्टनरशिप डीड मत बनाओ ना, रहने दो ना। मैं तुम्हारे पास आया, मैंने तुमको बोला पार्टनरशिप डीड मत बनाओ, तो तुमने क्या बोला, सर बना लो, डिस्प्यूट होगा तो क्या करोगे। मैंने बोला नहीं नहीं, मेरे और मेरे फ्रेंड के बीच में ना बहुत प्यार है भाई, तू झगड़ा मत लगा हम दोनों के बीच में, हम दोनों में बहुत प्यार है, लेकिन 2 साल बाद ना तुम्हारी बात सच्ची हो गई और मेरे फ्रेंड के बीच में ना झगड़े होने शुरू हो गए, तो अब क्या करोगे, अब क्या करोगे। तो उस केस में बताया है कि अगर डीड मेंटेन होती तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होते हैं, और अगर डीड नहीं बनाओ तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होते हैं। देखो लॉ में तो कुछ कुछ चीजें लिखी होती है, लॉ तो फ्रेमिंग हुआ तो उसने तो लिख दिया, तो इसीलिए लॉ की लैंग्वेज फिर हमें फॉलो करनी पड़ती है जब हम अपनी डीड नहीं बनाते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर डीड में लिखा है, तुमने डीड बनाया, रिटर्न एग्रीमेंट बना दिया, तो डीड में लिखा है, तो जो डीड में तुमने परसेंटेज लिख दिया उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा आईओसी मिलेगा, अगर नहीं लिखा तो नहीं मिलेगा। मैंने अपनी पार्टनरशिप डीड बनवाया, उसमें मैंने 15% पर एनम का इंटरेस्ट कैपिटल लिख दिया, मैं जितना कैपिटल बिजनेस में लगाऊंगा मुझे 15% इंटरेस्ट चाहिए, तो अब जब ईयर एंड होता है तो मुझे 15% मिल जाता है। लेकिन अगर मैंने डीड नहीं बनाया, डीड मेरी बनी नहीं, डीड साइलेंट है, तो मुझे कोई आईओसी नहीं मिलेगा। सेम विद सैलरी, सेम विद सैलरी, कि अगर कोई वर्किंग पार्टनर है तो वो ये एक्सपेक्ट करेगा कि मुझे सैलरी मिलनी चाहिए क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ। दूसरा पार्टनर स्लीपिंग पार्टनर है, वो तो घर पे बैठा हुआ है, उसको तो आईओसी भी मिल रही है, मैं तो काम भी कर रहा हूँ तो मुझे सैलरी भी मिलनी चाहिए, तो तुम्हें सैलरी चाहिए तो तुम डीड में लिखो। ऐसे बोलोगे मैं काम कर रहा हूँ मुझे सैलरी दो, तो तुम्हें सैलरी कोई नहीं देगा, तुम पहले डीड में लिखो। ओके, उसके बाद कमीशन, एक पार्टनर है वो बहुत गुड्स बेचता है, बहुत गुड्स बेचता है, बहुत गुड्स बेचता है, बट उसे कोई कमीशन मिलता ही नहीं है, तो वो बोलता है मुझे कमीशन चाहिए, मुझे कमीशन दो, बट बाकी पार्टनर उसे कमीशन देने के लिए अलाउ नहीं करते क्योंकि डीड में नहीं लिखा है। तो कमीशन चाहिए तो डीड में लिखो। अब तुम बोलोगे क्या सर डीड एडिट हो सकती है एक बार बनने का, हाँ डीड एडिट होती है, वो स्टैम्प पेपर पे बनता है। तो पहले अगर पार्टनर्स के बीच में टर्म्स एंड कंडीशन कुछ और था और अभी कुछ और है, तो तुम उसको एडिट करवा के कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ऐसा एक बार जो तुमने पार्टनरशिप डीड बना दिया तो वही रहेगा। उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस शेयरिंग रेशो, तो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रहेगा वही लॉस शेयरिंग रेशो भी रहेगा। अगर पार्टनरशिप डीड में तुमने रेशो लिख लिया, जैसे मेरा और मेरे फ्रेंड की तुमने पार्टनरशिप डीड बनाया, उसमें तुमने रेशो लिखा कि मुझे 50% मिलेगा, उसको 50% मिलेगा, मतलब आधा आधा मिलेगा, या तुमने लिखा मुझे 60% मिलेगा, उसको 40% मिलेगा, या मुझे 70% मिलेगा, उसको 30% मिलेगा, तो तुमने रेशो डिफाइन कर दिया। या फिर अगर डीड नहीं बनी तो हम दोनों को कितना मिलेगा, इक्वल इक्वल मिलेगा, 3 होते तो तीनों को इक्वल मिलता, 4 होते तो 1 2 3 4 चारों को इक्वल मिलता, ये समझ गया। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनरशिप डीड में लिखा है तो मिलेगा, नहीं लिखा है तो नहीं, पार्टनरशिप डीड में लिखा है तो भरना पड़ेगा, हाँ नहीं लिखा है तो नहीं पे करना पड़ता। रेंट टू पार्टनर, पार्टनरशिप डीड में लिखा है और तुमने रेंट एग्रीमेंट बनाया है, तो जितना में इसमें क्या होता है, देखो रेंट टू पार्टनर मतलब कि पार्टनर के पास एक प्रॉपर्टी वैकेट पड़ी थी, मतलब खाली प्रॉपर्टी थी और पार्टनरशिप फर्म को वो जरूरत है। मैं तुम्हें एग्जांपल से समझाता हूँ, मेरी और मेरे फ्रेंड की जो पार्टनरशिप फर्म है उसमें मेरे पास एक एक बढ़िया सा बंगला पड़ा है, वो खाली है बंगला, मुझे जरूरत नहीं है वो बंगले की और वो मुझे रेंट पे फिलहाल देने की बहुत इच्छा है, तो मैंने सोचा क्यों ना ये पार्टनरशिप फर्म को ही हम रेंट पे दे दे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले रेंट एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, मुझे मेरे पार्टनर से एग्री करवाना पड़ेगा कि मुझे इस प्रॉपर्टी का इतना आप रेंट दोगे पार्टनरशिप फर्म से, नहीं तो मैं ये प्रॉपर्टी किसी और को मैं रेंट पे दे देता, ये हो सकता है। अगर आपने रेंट अग्रीमेंट नहीं बनाया या लिखा नहीं
और ऐसे ही पार्टनरशिप फर्म को दे दिया। सपोज मेरे पास जो प्रॉपर्टी थी, मैंने ऐसे ही प्यार मोहब्बत में आके अपने पार्टनर को मैंने बोला एक काम करो, ये हम यूज कर लेते हैं। अब 1 साल बाद मुझे लगा यार मुझे तो बहुत लॉस हो रहा है, मुझे ना ये प्रॉपर्टी पे रेंट लेना चाहिए। अब क्या होगा, अब पार्टनर जो है मेरा वो बोलता है नहीं नहीं आपने पहले तो नहीं बताया था, अब आप कैसे क्लेम कर रहे हो। तो उस केस में यहाँ पर लॉ तो साइलेंट है। अब लॉ इसीलिए कुछ नहीं बोल पाया क्योंकि हर जगह का प्रॉपर्टी का रेट अलग अलग होता है। आप मुंबई चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, चेन्नई चले जाओ, वेस्ट बंगाल, कलकत्ता चले जाओ, हर जगह के प्रॉपर्टी के रेट आपको अलग अलग मिलेंगे। आप एक सिटी के ही 3-4 अलग अलग प्रॉपर्टी के रेट देख लो, आपको मंथली अलग अलग मिलेंगे। 1 BHK फ्लैट का किसी एक एरिया में 10,000 रुपये मंथली रेंट होता है, किसी का 3,000 रुपये मंथली रेंट होता है, तो अलग अलग एरिया का होता है। तो यहाँ पर लॉ तो कुछ नहीं बोल पाया। और हमारा पार्टनरशिप एक्ट जो बना है 1932 में बना है भैया, तब तो प्रॉपर्टी के रेट भी नहीं हुआ करते थे और रेंट भी नहीं हुआ करता था इतना कुछ। तो अभी क्या लिखोगे, तब का रेट अभी अप्लाई करोगे तो कोई डीड में लिखेगा ही नहीं। हर कोई यही बोलेगा नहीं नहीं वहाँ जो लिखा है वो नहीं है, ऐसा वो बस डिस्प्यूट करो तुम आपस में। नहीं, एक पार्टनर बोलेगा मुझे वो चाहिए, वो बोलेगा नहीं नहीं वो नहीं आप नया वाला लिखो। तो ये प्रॉब्लम आ जाएगी, इसीलिए लॉ ने यहाँ पर कुछ बोला ही नहीं। और इंटरेस्ट ऑन लोन, ये एक अच्छा समझ लो, इंटरेस्ट ऑन लोन होता है अगर पार्टनरशिप फर्म को अगर कोई पैसा देता है। सपोज मेरे फ्रेंड के पास पार्टनर बहुत पैसा पड़ा था, कैपिटल, उसके पास कैश, बहुत लिक्विड कैश था, उसने फर्म को लाके दे दिया, बोला कि ये पैसा यूज करो। अब 1 साल बाद वो बोलता है अरे मैंने वो जो 20 लाख रुपए दिए थे ना, मुझे ब्याज ब्याज लाके दो उसका। तो अकाउंटेंट बोला मैं कहाँ से लाके दूं, आपने तो पहले बताया नहीं था कि आपको ब्याज भी चाहिए। तो अब क्या होगा, अब झगड़ा होगा, डिस्प्यूट होगा। तो इस केस में लॉ ने बोला झगड़ा नहीं करना, हम आपको 6% तक लेके दे सकते हैं। अगर पार्टनरशिप डीड में आप लिख देते कि आपको 12%, 20%, 40%, 100% चाहिए इंटरेस्ट, तो आप लिख दो। 200 चाहिए 200 लिख दो, बाकी सारे पार्टनर्स पे अग्री करना चाहिए। तो ये होता है पार्टनरशिप डीड में जो लिखा है। अगर पार्टनरशिप डीड आपने नहीं बनाई है तो उस केस में क्या होगा, ये भी मैंने आपको पूरा सब कुछ समझा दिया। अब हमें इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझने हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम करेंगे। तो इसीलिए आप एक काम करो, अब चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर अब तक नहीं किया तो अब तो कर दो, और बेल आइकन प्रेस कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और मेरे बाकी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ जाओ ताकि आपको जो भी डाउट आए मैं वो आपके हर डाउट को सॉल्व कर सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना, और अगर लाइक करोगे तो मैं समझ जाऊंगा आपको वीडियो अच्छी लगी, डिसलाइक करोगे तो मैं समझ जाऊंगा मुझे और भी कुछ काम करने की जरूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।